जब प्रॉब्लम होगी तो। ओके लिसन, देखिए बेटा हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है क्लास चैप्टर 11 एनसीईआरटी बुक वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, कुछ वर्क एंड एनर्जी के बारे में हम लोग क्लास 6 में भी स्टडी कर चुके हैं। क्लास 6 में एक चैप्टर था मेरे ख्याल से एनर्जी का, जहां हम डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी के बारे में स्टडी किए थे और थोड़ा बहुत वर्क के बारे में भी बात थी। और इससे पहले के चैप्टर में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के मोशन के बारे में, फोर्स के बारे में, लॉज ऑफ मोशन के बारे में स्टडी किया। अब जब इस चैप्टर का नाम ही वर्क एंड एनर्जी है तो जरा कुछ अपने आसपास के चीजों को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एक कोई भी ह्यूमन बीइंग है, उसको काम करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? एनर्जी। और वो एनर्जी हमको मिलती कैसे है? फूड से। फूड हम लेते हैं, वही फूड एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और हम कोई भी काम कर पाते हैं। और हमें भूख लगती है, ये इस बात का इंडिकेशन है कि हमारी एनर्जी एग्जॉस्ट हो रही है, किसी न किसी काम में यूटिलाइज हो रही है। आप कभी कभी नोटिस करते होंगे कि कुछ बंदे हैं जिनको कोई काम ही नहीं, सोते रहते हैं। ठीक है, तो सोते रहते हैं, उसके बाद भी उनको भूख लगती है। यानी हमारे बॉडी के अंदर बहुत से फंक्शन ऐसे होते रहते हैं, पूरे माइंड से लेके शरीर से लेके पैर तक, सिर से लेके, कि उसमें हमारी एनर्जी यूटिलाइज होती है और हमको फिर से रिचार्ज होने की जरूरत पड़ती है। आगे बढ़ते हैं एनिमल की तरफ। एनिमल्स को भी अपने लिए खाना ढूंढना होता है, अपने लिए एक सेफ प्लेस ढूंढना पड़ता है, घर, अपने आप को बचाना पड़ता है। कुछ एनिमल है जो शिकार करते हैं खाने के लिए, यानी उनको भी काम करना पड़ता है। और उनको भी काम करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? एनर्जी की। सेम कहानी, एनर्जी कैसे मिलती है? फूड से। ठीक, उनकी भी एनर्जी एडजस्ट हो रही है डिफरेंट एक्टिविटीज में। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब बात आ गया मशीन युग का। हम लोग मशीन युग में जी रहे हैं। अब क्या हो रहा है, जो मशीनें आ गई हैं, सैकड़ों लोगों का काम एक मशीन कर देती है। ठीक, तो उतने लोगों की जॉब तो चली गई। अब सैकड़ों लोगों का काम एक मशीन कर रही है, लेकिन क्या वो मशीन कुछ बदले में लेती नहीं है? उसको एनर्जी कहां से, उसको एनर्जी मिलेगा? फ्यूल से। ठीक, उसमें भी अलग अलग व्हीकल्स है, अलग अलग मशीन है, उसमें पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिसिटी जो भी चाहिए, उसको किसी न किसी रूप में फ्यूल चाहिए, तभी वो काम कर पाएगा। तो इसका हम लोग कोई भी काम करते हैं, उस काम को करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। और जब हम कोई काम करते हैं तो एनर्जी एग्जॉस्ट होती है और उसके लिए हमको फिर से रिचार्ज होना पड़ता है, चाहे वो खाने के रूप में, चाहे फ्यूल के रूप में, चाहे प्लांट्स की भी बात करेंगे तो वही सेम कहानी हो। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं कि साइंटिफिक लैंग्वेज में, जैसे अब एक प्रश्न आपसे कर रहा हूं, आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इतने लोग, बुक ओपन है, कई लोग 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे अपने घर पर स्टडी भी करते होंगे, पढ़ते पढ़ते थक। ठीक, तो हम बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन साइंस का, विज्ञान की भाषा में, अगर कोई मेंटल या फिजिकल वर्क ऐसा कर रहे हैं जो अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप बहुत स्टडी किए, आप जो है मोबाइल चलाए बहुत देर तक, आप जो है पढ़े बहुत देर तक, आप अपने सिर पर लेकर जो है बोझ बैठे हुए हैं या एक ही जगह पर खड़े हैं, तो इन लिखने वाला भी केस, सब खूब लिखे शाम तक लिखे, लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज में आपने वर्क नहीं किया। साइंस कहता है कि भाई साहब मैं वर्क तभी मानूंगा जब उधर सर, उधर उधर चला के पीछे। साइंस कहता है कि मैं वर्क तभी मानूंगा जब 2 काम होंगे। पहली चीज कि किसी ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने पर उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट या मूवमेंट हो। डिस्प्लेसमेंट ही कहिए, ठीक है, यहां से यहां तक हो जाए।
साइंस यही करता है, उसके लैंग्वेज में ये है कि आप एक बोझ लेकर उठाकर खड़े रहिए चुपचाप और मूव मत कीजिए कहीं, ठीक है, एक ही जगह पे खड़े हैं, या आपके सिर पर एक बोझ रख दिया गया बस, तो आप थक तो जाएंगे आधे घंटे 1 घंटे, या सर लोग आर्मी वगैरह में ऐसे हैंड रेज करा देते हैं, हम लोग भी हैंड रेज करा देते हैं कभी कभी, मस्ती करते हैं बच्चों के साथ, तो थकान हो जाती है। तो वो थकान में आपकी एनर्जी एडजस्ट हुई, लेकिन आपने काम नहीं किया। साइंस के लैंग्वेज में, साइंस के लैंग्वेज में बड़ा सीधा सा कंसेप्ट है, W वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यानी हम तभी काम मानेंगे जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाए। अगर वो डिस्प्लेस नहीं हो रहा तो वर्क जीरो नहीं होगा। एक अर्थ लगना चाहिए, एक डी, इन दोनों में से अगर एक भी जीरो हो गया, या फोर्स नहीं लगा या फोर्स लगाने पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, वर्क डन क्या होगा? जीरो। जैसे ये एक दीवार, इस दीवार को हमें धक्का देना, खूब फोर्स लगाओ, दीवार तो कहीं नहीं जाने वाली, आपने फोर्स तो लगा दिया लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। जब डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ वर्क डन, क्योंकि यहाँ पर तो जीरो आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट की जगह, तो इनटू है जीरो रिजल्ट आएगा। तो मैं मुद्दे की ही तरफ अब चल रहा हूँ, ज्यादा कहानी ना सुनाते हुए। साइंटिफिक कंसेप्शन ऑफ वर्क यही है साइंटिफिक कंसेप्शन ऑफ वर्क, कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं और उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो हम मानेंगे कि वर्क डन हो रहा है। अब चलिए वर्क डन के बारे में थोड़ा सा और, चलो जो कुछ सिचुएशन है देखते हैं एक्टिविटी में। थिंक ऑफ सम सिचुएशन फ्रॉम योर डेली लाइफ इन्वॉल्विंग वर्क। हमको अपने डेली लाइफ में कुछ ऐसी चीजें ढूंढनी है जिसमें वर्क हो रहा है साइंटिफिक तरीके से, साइंटिफिक लैंग्वेज के अनुसार, ठीक है, साइंटिफिक कंसेप्ट से। डिस्कस विद योर फ्रेंड वेदर वर्क इफ ट्राई टू रीजन आउट योर रिस्पॉन्स इफ वर्क इज डन विच इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। चलो पहले एक कोई बताओ अपने डेली लाइफ से जहां पर साइंटिफिक तरीके से बताया जा सके कि वर्क डन होगा। बहुत अच्छे, साइकिल मूव कर रहे हैं ना, मोशन में जब साइकिल, हमने साइकिल पर फोर्स लगाया और साइकिल, बिल्कुल सही, अच्छा साधना बताइए, अच्छा था साधना। अब ये बताओ कौन सा फोर्स, साइकिल जब चला रहे हैं हम लोग, तो वहां हम लोग कौन सा, जल्दी जल्दी साहब समझता है। हाँ हेलो, सुनो, आप बताइए कौन सा फोर्स लग रहा, मसल्स के थ्रू ना फोर्स लग रहा है आपको, इसने इसने यही पूछा है, मैंने पूछ दिया भाई आप लोगों से। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज डन, किस ऑब्जेक्ट पर वर्क, पोजीशन चेंज हुई, सही। और कोई सिचुएशन सुझवाइए। सर किकिंग है फुटबॉल, हाँ बोलिए। पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है, पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट की बात ही नहीं कर रहा हूँ, बस डिस्प्लेसमेंट होना सर चाहिए। फोर्स लगा रहे हैं और किसी भी डायरेक्शन में जाए वो वर्क होगा। नहीं, जो फोर्स लाइन है उसी उसी के हिसाब से होना चाहिए, या इस साइड या इस साइड, जिस डायरेक्शन में फोर्स आप लगाएं। भाई कहने का मतलब आप जैसे फुटबॉल किक किए, 1 मिनट, बॉयज गर्ल्स सुनिए, मान लीजिए आपने फुटबॉल का मैच आप खेल रहे हो, आप
किया, उनके पास फुटबॉल गई, उन्होंने दूसरे में फोर्स लगेगा, ऑब्जेक्ट तो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा, दूसरे डायरेक्शन में कैसे डिस्प्लेस होगा? बहुत होगा। चलिए बाइक की बात कर लेते हैं। बाइक आप चलाते आ रहे हैं, ब्रेक अप्लाई कर दिए, फोर्स इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट दूसरी डायरेक्शन में होगा। कहने का मतलब क्या हुआ? जो फोर्स की लाइन है उसको हिंदी में कहते हैं क्रिया रेखा, लाइन, ठीक है, एक्शन लाइन, उसी लाइन, ठीक है। अभी आएंगे जब परपेंडिकुलर होगा तो उस केस में क्या होगा वो भी हम लोग बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं, अभी किकिंग द फुटबॉल कहा इन्होंने, तो किकिंग द फुटबॉल में भी हमने फोर्स लगाया और बॉल डिस्प्लेस हो गई, दोनों कंडीशन फॉलो हो रहा है, वर्क डन हो रहा है साइंटिफिक तरीके से। और इसमें फोर्स कौन सा लगा अब बता सकती है? मस्त बाइक चलाना वर्क है साइंटिफिक, क्यों नहीं है बताइए, है कि नहीं? मूवमेंट हो रही है, उस पर फोर्स लग रहा तभी तो वो आगे बढ़ रही है, फोर्स ना लगता तो आगे कैसे बढ़ती? कंबस्शन हो रहा, उसके थ्रू फोर्स लग रहा है, फ्यूल खर्च हो रहा है ना उसके लिए, तो डिस्प्लेस हो रहा है ऑब्जेक्ट एक स्थान से दूसरे स्थान पे, और उसके ऊपर हम फोर्स भी लगा रहे हैं, ठीक है। वहां पर भाई मस्कुलर फोर्स नहीं लग रहा, दूसरा फोर्स लग रहा है, ओके। अरे जो कंबस्टन हो रहा है, जो फ्यूल जल रहा है, उस फ्यूल के कारण ही तो पिस्टन धक्का दे रहा है, तब ना वो आगे जा रहा है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो सिचुएशन हो गई, ऐसे आप अपने आसपास बहुत सी सिचुएशन सोच सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, ये बॉटल सीट पर रखा है, इस बॉटल को मैंने उठाया, वर्क हुआ, फोर्स भी लगा और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, ठीक है। और भी बहुत कुछ सोच सकते हैं। एक फैन है, फैन मूव कर रहा है, चल रहा है, वर्क होगा, क्या ये फैन यहाँ से वहां से यहाँ से यहाँ? नहीं, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। हाँ, ब्लेड की अगर बात करें तो ब्लेड की पोजीशन भाई चेंज हो रही है, यहाँ था यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है जिसके कारण वो एक स्थान से दूसरे स्थान हो रहा है। लेकिन पूरे फैन की बात करें अब तो नहीं ना मूव हो रहा, ठीक है। और भी बहुत सी सिचुएशन, पेड़ है, पेड़, ठीक है, इस पर एयर के कारण फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेस हो रहा, मूव हो रहा है लेकिन फिर अपनी पोजीशन में वापस आ रहा, जड़ से उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। अगर उस पर्टिकुलर ब्रांच की बात करेंगे तब तो वहां दिख रहा है कि भाई एयर के कारण एक फोर्स लगा जिसके कारण वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक डिस्प्लेस हुआ, वहां हम कह पाएंगे। फिर पूरे पेड़ की बात करें तो बड़ौली चौराहे तक ऐसा कभी होने लगे तो कितना अजीब लगेगा, ट्री भी घूम रहे एक जगह से दूसरे जगह, ठीक। और कुछ बताओ, ये सब हम लोग को सोचना है। बैग को अपने कंधे पर रखे हैं और एक जगह पर खड़े हैं, एक जगह पर खड़े हैं, अच्छा ठीक। ये वाली सिचुएशन पे फिर से आते हैं, नहीं, एक बॉल को ऊपर फेंके, एक बॉल को ऊपर थ्रो किया, वर्क होगा साइंटिफिक कॉन्सेप्ट के अनुसार? यस सर, क्योंकि मैंने बॉल को फोर्स लगाया, बॉल डिस्प्लेस हुआ, मस्कुलर फोर्स लगाया और वो ऊपर की तरफ डिस्प्लेस हुआ। अब वही बॉल वापस आ रही है, अब वर्क डन हुआ कि नहीं? ग्रेविटी के कारण भाई वो नीचे क्यों आ रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे खींच रहा है, इस वजह से उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ऊपर से नीचे क्यों आ रहा है, ठीक है। किसी को एक थप्पड़ लगाया, किसी को एक थप्पड़ लगाया, वर्क डन हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? उसका फेस तो घूम गया, एक आज में प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा। एक मिनट, विकास कुछ कह रहा, क्या बेटा?
मूव हो जाएगा अगर बहुत ज्यादा फोर्स लगा है। अब इस क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है तो एक घटना अपने समय की शेयर करते, रिकॉर्डिंग आप रहेगी तो शेयर किया जाएगा नहीं तो मेरे सर हमको ढूंढ के बड़ी मन मारेंगे ठीक है। और कुछ बताओ जल्दी, चाप से बोर्ड पर लिख रहा हूँ। वर्क डन हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है हो रहा है क्योंकि मैंने 10 पर फोर्स, जरा सोचना 10 पर फोर्स मैंने लगाया है और मूवमेंट भी हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है और फोर्स के कारण ही लिख रहे हैं। अब यहाँ एक दूसरा केस आएगा, वो केस वाइज भी समझाएंगे तो वो एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है, जिस तरफ हम पेन को ले जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में तो वो लिख रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी होते जा रहा। तो अगर देखा जाए इस नायक पे तो वर्क डन हो रहा। और कुछ सिचुएशन हाँ तो बोल दिए तो आप तो रीजन दे रहे हैं ना, जिंदगी ले लोगे क्या हमारी। और कुछ मास्क लगा रहे हैं हटा रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं हटा रहे हैं, कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहा है नहीं? क्योंकि ना फोर्स लग रहा है नहीं डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक, पेपर फाड़ रहा है, फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। बात शेयर को काम करो। ठीक, सारी चीजों की बेसिक एक पॉइंट पर है कि अगर फोर्स लगे तो डिस्प्लेसमेंट हो, अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक मिनट आपसे कुछ कर, उससे कोई मतलब नहीं। मैं कह रहा हूं मैंने धक्का दिया, जैसे एक बॉब लेते हैं, पेंडुलम जो लोग स्टडी किए थे, ये बॉब को हमने यहां से मूव करा दिया तो ये इस पोजीशन में पहुंचेगा, ठीक, फिर इधर से इधर भी रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। किस कारण हो रहा है? फोर्स लगाने के कारण। ठीक, हाँ, जब इक्विलिब्रियम पोजीशन में पहुंचेगा सामने स्थिति में तब हमने फोर्स हो रहा क्या मतलब हुआ हो रहा। ठीक, तो चलिए अब मतलब हम लोग कुछ भी सोच सकते हैं अपने दिमाग से कि साइंटिफिक कंसेप्शन के अनुसार वर्क डन किसको कहेंगे। ठीक है, ऐसी बहुत सी चीजें आप सोचेंगे और कल शेयर करेंगे या नेक्स्ट पीरियड जब भी होगी, नो प्रॉब्लम। अब चलिए बात करते हैं कि फोर्स एंगल के आधार पर बात कर लेते हैं। फोर्स सेम डायरेक्शन में वर्क करे तो क्या होगा? वर्क डन बाई ए कांस्टेंट फोर्स। एक न्यूमेरिकल है, जरा लगाओ तो सभी लोग सुनिए और जो जो डाटा दिया हुआ है बुक डाटा नोट करिए। फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, फोर्स दिया है 5 न्यूटन इज एक्टिंग is displaced through 2 मीटर। उस पर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और उस फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट 2 मीटर डिस्प्लेस हो रहा है। इफ द फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट ऑल थ्रू द डिस्प्लेसमेंट देन वर्क, क्या वर्क डन होगा बताइए? सीधे हम फार्मूला जानते हैं W is equal to F into D। तो वैल्यू रख दो 5 into 2, ये हो जाएगा 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, अरे सॉरी 10 जूल न्यूटन मीटर ना, न्यूटन भी है सर। F का न्यूटन और डिस्टेंस का मीटर न्यूटन मीटर। या इसको हम
10 जूल भी लिख सकते हैं। Yes, sir. वर्क की एक यूनिट जूल भी होती है, ठीक है। और एक यूनिट होती है न्यूटन मीटर। इससे न्यूटन मीटर, इस फार्मूले से निकली वैल्यू क्या हुई, न्यूटन मीटर। और एक यूनिट होती है जूल। सही है। अब देखो अभी तक हम लोग जो बातें कर रहे थे, अच्छा एक और मेथड लो तो बात आगे बढ़ते हैं। चलिए रेडी। ए फोर्स ऑफ 7 न्यूटन acts on an object. A force of 7 Newton acts on an object. भाई जो लोग ऑनलाइन हो, मेरा यहाँ लिखा सब सीधा दिख रहा है ना? यस सर। हाँ ठीक है बेटा, ओके। A force of 7 Newton acts on an object. The displacement is say 8 मीटर। डिस्प्लेसमेंट है 8 मीटर, फोर्स है 7 न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो बताइए कितना वर्क डन हुआ? सीधे 7 इंटू 8 तो 56 न्यूटन मीटर या 56 जूल। जो जूल है या न्यूटन मीटर है, इसकी एसआई यूनिट, ठीक है। न्यूटन मीटर या जूल अलग अलग है, आप लिख मत समझ लेना। पता चला किसी दिन पेपर में आपको देखने को मिल गया और कि यूनिट न्यूटन मीटर अपॉन जूल। बाप रे बाप, ऐसा वो नहीं होगा। हैं? ये जूल अलग है, ये न्यूटन मीटर अलग है। सही है। तो याद रखिएगा ये एसआई यूनिट, जनरली जूल ही वर्क को रिप्रेजेंट करते हैं, जूल से हम लोग। लेकिन कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकते हैं, क्योंकि हम लोग को याद रहेगा जूल और ये वाला हम लोग के दिमाग से निकल जाएगा, क्योंकि बार बार हम लोग जूल यूज करेंगे। लेकिन आप सबको ये पता होना चाहिए कि हर एक फिजिकल क्वांटिटी की एक यूनिट उसके जो उसका फार्मूला उसके आधार पर भी बनाते हैं ना। जैसे जूल तो हो ही गया, अब इसमें फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है, तो इनकी यूनिट को मिलाकर भी तो एक यूनिट मिलेगी, न्यूटन मीटर। तो हर एक फार्मूला जितना पढ़ते हो आप लोग, उसमें अगर ऐसा यूज हो रहा है तो उसमें दो दो फार्मूले होंगे। जैसे फोर्स का तो न्यूटन ही है, और कुछ हो सकता है केजी मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि F इज इक्वल टू m इंटू ए होता है। तो इसका वाला कहाँ भूल गया फार्मूला, केजी मास का और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर फार्मूला है कोई तो याद रखिएगा कि उसका एक यूनिट और भी हो सकता है, क्योंकि कुछ यूनिट ग्रेट साइंटिस्ट के सम्मान में नाम दे दिया जाता है। जैसे न्यूटन, न्यूटन के सम्मान में दिया गया। जूल, पास्कल, और भी कई यूनिट है, सबका नाम नहीं ध्यान आ रहा। कौन से? किसकी? हम आ रहे हैं ना उस लाइन पे। टाइम देखिए, आप लोग को बताया तो था, तुम बात में ज्वाइन की हो। मैंने बताया था कि यूनिट को तीन तरह से हम लोग मेजर कर सकते हैं, बता सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, तीन चार जो भी। एक एमकेएसए पर सिस्टम बताया था, एक था सीजीएस, एक था एफपीएस। याद आ रहा है कि नहीं? याद आ रहा है तो अच्छा, नहीं तो सुन लो। एमकेएस सिस्टम को ही एसआई सिस्टम भी कह सकते हैं, क्योंकि उसी के ज्यादातर हो रहा है। देखो एक है एमकेएसए, एक है सीजीएस सिस्टम, एक है एफपीएस सिस्टम। देखो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है। आप 11th में जाएंगे तो उसके बारे में स्टडी करेंगे, ज्यादा उसके बारे में हम नहीं बता रहे। उन्हीं फंडामेंटल में से ये 4 को लिया गया है, और उन 4 में से भी इन 3 को ही हम 9 तक बताते हैं। 10th में एम्पियर वगैरह है, ठीक है। तो ये क्या है? मास, मास है ये? यस सर। नहीं हमको नहीं लगा। एम फॉर मास। पक्का? हाँ। नहीं यार, मीटर है, किलोग्राम में, सेकेंड है एम्पियर। लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, समय को सेकेंड में, और
करंट को एम्पियर में। अगर एमकेएस पद्धति में, हिंदी वर्ड यूज कर रहा हूँ तो सिस्टम आप समझिएगा कि एमकेएस पद्धति में अगर हमको किसी यूनिट को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम लेंथ के लिए मीटर यूज करेंगे यूनिट, मास के लिए किलोग्राम यूज करेंगे यूनिट, समय के लिए सेकेंड यूज करेंगे यूनिट और करंट के लिए एम्पियर यूज करेंगे। ठीक, अब आते हैं सीजीएस सिस्टम में। सीजीएस सिस्टम इनके छोटे भाई लोग हैं, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। लेंथ को सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करेंगे, मास को ग्राम में, समय को सेकेंड में करेंगे। ठीक, फिर आते हैं उन और छोटे छोटे भाई बंधुओं या बड़े बंधु जो भी समझ लीजिए, एफपीएस। कहीं कहीं एफपीएस सिस्टम में बताया जाता है फुट पाउंड सेकेंड। लेंथ को फुट में या फीट में, फीट कहते हैं ना, इतने फीट 5 फीट 10 फीट, तो फीट में, मास को पाउंड में, मास या वेट, ठीक है, मास ही लेंगे पाउंड में, और टाइम को सेकेंड में। तो ये सब अलग अलग सिस्टम बताए गए हैं। अगर हमको लिखना है 20 मीटर पर सेकेंड, ये कौन सी सिस्टम में होगा, एमकेएस सिस्टम में या एसआई सिस्टम में? क्योंकि मीटर भी लेंथ एसआई यूनिट है और सेकेंड तो एसआई यूनिट है, तो एमकेएस सिस्टम में कर लीजिए चाहे एसआई सिस्टम में कर लीजिए। ठीक, उसके बाद इसको अगर सीजीएस में चेंज करना है, सीजीएस में अगर हमको चेंज करना है तो 20 इंटू 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 अपॉन सेकेंड, तो सेकेंड ही रहेगा, उसको तो चेंज हम करेंगे नहीं क्योंकि वो तो सीजीएस में भी सेकेंड ही रहता है सेकेंड। ठीक, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये हो गया सीजीएस में, ये हो गया सीजीएस में। क्लियर है ना? ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं, अलग कोई नहीं है, बस हम कन्वर्ट करेंगे तो चेंज हो जाएगी यूनिट भी। भाई आप मीटर से अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो यहाँ सेंटीमीटर पर सेकेंड लिखेंगे। जब आप वो वाला क्वेश्चन करते हो, कौन सा, अरे शैतान की इसकी सजा मिलेगी प्रिया को, सुनो, अरे वो यार 18 किलोमीटर पर आवर करते थे ना आप लोग, इसको मीटर पर सेकंड में बदलते हो ना, तो 18 इंटू 5 अपॉन 18 यही आता था ना सॉल्व करने पे। इसको सॉल्व करोगे 5 अपॉन 18 तो आएगा 18 इंटू 5 अपॉन 18। भूल गए तुम लोग, भूले इसलिए यादों को फिर से जगा लो भाई, ठीक है। तो ये अपना दिया है 5 मीटर पर सेकेंड। देखो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड हो गया। अब इसको हम सीजीएस में मान लो बदलना है, 5 इंटू 100 अपॉन सेकेंड, 500 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा सीजीएस यूनिट। फुट पाउंड में बदलना है तो भाई उसका भी रिलेशन है भाई, 40 सेंटीमीटर में 1 फीट होता है, 1 फीट इज इक्वल टू 30, बड़ी वाली स्केल, ठीक, वो 1 फीट होती है। अब उसके अनुसार भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इसको फीट में कन्वर्ट करना है, डिवाइड कर दो 30 से 500 को, जितना आएगा उतना फीट पर सेकेंड। मतलब सारी यूनिट जुड़ी है, छोटे भाई हैं कोई, कोई बड़े भाई हैं, ठीक है, उनको कन्वर्ट करते हैं। तो ये सब रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं यूनिट को। आज के फर्स्ट पार्ट में इतना ही भाई, अब मिलते हैं कल फिर, या जो भी हमारा नेक्स्ट पीरियड होगा। थैंक यू, रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन, थैंक यू।